हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ अपनी प्लस टू की इकोनॉमिक्स के साथ, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नेम था कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट मेंटेन कर दी है। आज हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड चैप्टर, जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। हमारे सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम के लिए और डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, देखो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फॉरेंटियर्स ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है वो, मतलब जितनी भी एरिया हमारी कंट्री के बीच आता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। ये फॉर एग्जांपल ये इंडिया है हमारा, इसका ये जितना भी एरिया है ये किस में आ जाएगा? हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके जो फॉरेन पॉलिटिकल फॉरेंट्रियर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, आगे इसके बीच क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले टेरिटरियल वाटर, ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसके साथ लगता है जितना भी वाटर है, सारी तरफ से इसको जितना भी वाटर लगता है वो सारा हमारा किस में आ जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। ये जितना भी इसको सराउंड कर रहा है वाटर चारों तरफ से, ये सारा वाटर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कंसिडर किया जाएगा। एम्बेसीज, इंडिया है यहाँ पे, हमारे पास यूएसए। हमारे यूएसए में इंडिया की कोई एम्बेसी है? ठीक है, इंडियन एम्बेसी है हमारी एक यूएसए में। तो ये जो इंडियन एम्बेसी है यूएसए के बीच, ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, ये इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड की जाएगी। वैसे ही अगर इंडिया के बीच यूएसए का कोई एम्बेसी है तो ये इतना एरिया जो यूएसए की एम्बेसी है वो यूएसए की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री। इंडिया की एक कोई कैंप लगा यूएसए में। ठीक, ये यूएसए में क्या लगा? एक इंडियन कैंप लगा, जहाँ पे क्या किया? मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये जो इंडियन कैंप है ये भी हमारा इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। आफ्टर देन ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। रिग्स क्या होते हैं? रिग्स होते हैं हमारे पास बड़े बड़े कंटेनर्स। वाटर के अंदर जो भी हमारे नेचुरल गैसेस के और ऑयल्स के क्या है, रिग्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं इधर उधर, वो भी सारे हमारे किस में आएंगे? इंडियन टेरिटरी में ही इंक्लूड होंगे। लास्ट क्या और क्या इंक्लूड होता है इसमें? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। कोई एक शिप है जो कि इंडियन शिप है पर चल कहाँ रही है? यूएसए के वाटर में। ठीक है, यूएसए से जापान के बीच में ट्रेवल कर रही है। और पर है क्या हमारे पास? ये इंडियन शिप है। तो ये जहाँ पे भी फ्लोट करेगी वो वाला एरिया किस में इंक्लूड किया जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। ना वो जापान की टेरिटरी में आएगा ना ही यूएसए की टेरिटरी में आएगा। ऐसे ही अगर यूएसए की या जापान की कोई शिप इंडियन वाटर में फ्लोट कर रही है तो वो यूएसए की टेरिटरी बन जाएगी, इंडिया की नहीं। ऐसे ही अगर कोई इंडियन एयरक्राफ्ट है जो कि जापान से सिंगापुर के बीच में ट्रेवल कर रहा है तो वो इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा, सिंगापुर की टेरिटरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। होप सो इसके साथ आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट अच्छे से समझ लग गया हो। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट। कौन से पर्सन को हम नॉर्मल रेजिडेंट कह सकते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinary resides in the country and whose center of economic interest also lie in that country। वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में ही रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब जो इंडिया में ही कमा रहा है, इंडिया में ही खर्च कर रहा है, वो पर्सन क्या है? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस है, रिलायंस क्या है, हमारा रिलायंस है, ये इंडिया में ही अपना सोर्स ऑफ इनकम कर रहा है, वहीं से अपनी इनकम कर रहा है, वहीं पे अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो ये क्या, रिलायंस क्या है, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, किसका, इंडिया का। अब वो पर्सन जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में इंक्लूड नहीं होते, सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स। कोई पर्सन बाहर से घूमने आया है इंडिया में जस्ट फॉर टूरिज्म, एक मंथ घूमेगा, 2 मंथ घूमेगा, वापस चला जाएगा, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एक अमेरिकन है जो कि वर्क कर रहा है यूएनओ के साथ, पर उनका ऑफिस इंडिया में लोकेट कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का होगा, अमेरिका का ही रहेगा, इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसीडर्ड किया जाएगा। कोई फॉरेन स्टाफ है एम्बेसी में जो काम कर रहा है, इंडिया में एम्बेसी है पर स्टाफ फॉरेन का है, तो वो भी हमारा इंडियन का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं इंक्लूड होगा। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो सब भी किस में इंक्लूड होंगे, फॉरेन जहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वहीं में इंक्लूड होंगे इसमें। जैसे कोई भी पर्सन बाहर का है, जापान का पर्सन है, इंडिया में किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो वर्क कर रहा है, तो वो जापान का ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता वो, ठीक है। क्रू मेंबर्स ऑफ अ फॉरेन वेसल, वो पर्सन जिनका इंडिया में स्टे लेस देन 1 ईयर है, वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। बॉर्डर वर्कर्स, वो वाले पर्सन जो कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास रह रहे हैं और रेगुलर बेसिस में हमारी कंट्री में या बाकी कंट्रीज़ में आ रहे हैं, वो भी हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसीडर किए जाएंगे। इसी के साथ हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का भी कंसेप्ट कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ लग गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हमारी वीडियो में एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह जाता है जो कि है सिटीज़न और रेजिडेंटशिप। किन को सिटीज़नशिप कह सकते हैं, हम किन पर्सन्स को कह सकते हैं कि वो हमारे इंडिया के सिटीज़न हैं, और किन को हम कह सकते हैं कि इनके पास हमारी इंडिया की रेजिडेंटशिप है, ठीक है। देखो सिटीज़नशिप क्या होती है, सिटीज़नशिप हमारे पास एक लीगल कंसेप्ट है। क्या है ये, लीगल कंसेप्ट है, और किस में बेस होता है, बेस होता है उस प्लेस में जहाँ पे पर्सन बोर्न हुआ हो, जहाँ पे पर्सन का बर्थ हुआ हो। इट इज़ अ बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ द पर्सन, ठीक है, और सम लीगल प्रोविज़न अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम सिटीजनशिप। यहाँ तो उस पर्सन का बर्थ हुआ उस प्लेस में जहाँ पे उसका बर्थ होगा, वो वहीं का सिटीज़न होगा, या फिर अगर वहाँ के लॉज उसको अलो करते हैं, कोई ऐसी प्रोविज़न है, लीगल प्रोविज़न है जो कि अलो करती है उस पर्सन को वहाँ का सिटीज़न बनने के लिए, इन 2 कंडीशन में वो पर्सन वहाँ का सिटीज़न बन सकता है, ठीक है। देखो क्या है, इट इज़ बेसिकली अगर लीगल कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजनशिप। क्या, जो हमने अभी पढ़ा, जहाँ तो उसका वहाँ पे बर्थ हुआ हो, जहाँ फिर वो लीगल प्रोविजंस को कवर करता हो वहाँ की सिटीजनशिप पाने के लिए। When a person is born in India, he acquires automatic सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीज़न बन जाता है। और अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर बॉर्न हुआ है पर वो अप्लाई करता है हमारी सिटीज़नशिप के लिए इंडियन लॉ के अंडर, तो भी उसको इंडिया का सिटीज़न माना जा सकता है। क्या 2 पॉइंट्स, या तो पर्सन बॉर्न हुआ है इंडिया में तो वो लीगली ही सिटीज़न है इंडिया का। अगर पर्सन आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है तो उसे इंडिया के लॉ को फॉलो करते हुए वहाँ की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेगा, और अगर हमारा लॉ उसे अलाउ कर देगा तो वो हमारा इंडियन का सिटीज़न बन जाएगा।
नेक्स्ट कंसेप्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट इज रेजिडेंटशिप। ये क्या है? ये हमारी इकोनॉमिक कंसेप्ट है। सिटीजनशिप क्या है? हमारी लीगल कंसेप्ट है, और रेजिडेंटशिप हमारी क्या है? ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अ पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। अगर एक पर्सन इंडिया में रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, इंडिया में या किसी भी कंट्री में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा, तो वो वहाँ का रेजिडेंट माना जाता है। ठीक है। और अगर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उसी कंट्री में, क्या क्या? सबसे पहले रेजिडेंटशिप में क्या है? ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। आफ्टर देन, अगर वो पर्सन उस कंट्री में स्टे कर रहा है मोर देन 1 ईयर, तो वो वहाँ का क्या है? रेजिडेंट है। और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाए होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब वो वहीं पे अर्न कर रहा है, वहीं पे अपने एक्सपेंडिचर कर रहा है, वहीं से इनकम कर रहा है अपनी, और वहीं पे अपने एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? वो वहाँ का रेजिडेंट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक पर्सन है, चाइना का पर्सन है, एक चाइनीज़ है, इंडिया में 1 साल से ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा उसका स्टे इंडिया में है, तो हम क्या कह सकते हैं? वो हमारा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। जबकि उसके पास सिटीज़नशिप नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट है, हम उसको सिटीज़न नहीं कह सकते। ही डज़ नॉट होल्ड एनी सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया, क्योंकि उसने ना ही वहाँ इंडिया में बर्थ लिया है, और ना ही उसने कोई इंडियन लॉ के अंडर अपने आप को सिटीज़न होने के लिए अप्लाई किया है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? वो सिर्फ हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, पर सिटीज़न नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।